तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कवर कर लिया था सुपरवाइजर का काम है। क्लियर? तो फैक्ट्री रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया। ओके, द एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री इज टर्म्ड एज फैक्ट्री
total cost incurred, which exhibits the total cost incurred in order to produce a product, which exhibits the total cost incurred in order to produce a product or to provide a service, or to provide a service, or to provide a service. तो कॉस्ट शीट क्या एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या शो करता है, टोटल कॉस्ट जो लग गया एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर कोई सर्विस को देने के लिए। हम लोग ने बेसिक क्लास में देख रखा था कि कॉस्ट बेसिकली दो तरह का होता है, तो कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो कॉस्ट और उससे फिर से दो एरो निकालो। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट जो हम लोग बेसिक क्लास में सीखे थे, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है एक बार फिर से बता देते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, जो प्रोडक्ट में दिख रहा है, जिसका अमाउंट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट में लगा तो है बट उसको हम लोग इजीली ट्रेस नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया गया है, ये प्लास्टिक कंपोनेंट जो यूज किया गया है पेन को बनाने के लिए, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। बट पेन को बनाने के लिए मशीन को चलाना पड़ा होगा, मशीन को चलाने के लिए जो फ्यूल यूज किया गया है, फ्यूल यूज फॉर रनिंग द मशीन, वो कैसा कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो कॉस्ट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, इस नीचे एरो देख लिखो, द अदर नेम फॉर डायरेक्ट कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट। या ऐसे लिखो, द सम टोटल लिखो, द सम टोटल फॉर डायरेक्ट कॉस्ट, द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट। मतलब जितना भी तरह का डायरेक्ट कॉस्ट है उन सबको जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट। द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट नीचे एरो देके लिखो, द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट is termed as overhead. The sum total of indirect cost is termed as overhead. तो डायरेक्ट कॉस्ट का जो सम टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, वेयर एज इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो सम टोटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। मतलब जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है सबको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ओवरहेड्स। तो बेसिकली हम नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर ऐसे भी लिख दो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू। तो इससे देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट का जो सम टोटल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो सम टोटल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, ओवरहेड्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। कॉस्ट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, पहले भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली ट्रेसेबल है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं,
इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? उसके बाद टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। अब ये जो ओवरहेड्स है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये जो ओवरहेड्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन 3 पार्ट में बांट देंगे। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांट देंगे। पहला में लिखना फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा में लिखना ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा में लिख देना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा होता है ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब हम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब वो खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है? तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ सकता है, कुछ एग्जांपल्स, जैसे फैक्ट्री में जो फ्यूल यूज किया गया फॉर रनिंग द मशीन। तो फ्यूल कैसा क्या है, मटेरियल है कि लेबर है? फ्यूल मटेरियल है, टेंजिबल इन नेचर। तो फ्यूल कैसा मटेरियल हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे मान लो फैक्ट्री का जो गेट कीपर है, फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है, उसको तो सैलरी देना पड़ेगा हमको। तो सुपरवाइजर को जो सैलरी दे रहे हैं, गेट कीपर को जो सैलरी दे रहे हैं फैक्ट्री में, वो कैसा लेबर हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। उनका भी तो एफर्ट है, पर वो लोग डायरेक्ट लेबर नहीं है। सिमिलरली फैक्ट्री का जो रेंट है वो कैसा एक्सपेंस हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का रेंट है, मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? वैसे देखो ऑफिस में भी इंक यूज किया जाता है पेन वेन के लिए, जैसे मान लो फाउंटेन पेन है तो फाउंटेन पेन के लिए इंक यूज किया जाता होगा, या फिर मान लो रबर स्टैम्प जो होता है उसके लिए भी एक इंक आता है, इंक यूज किया जाता है ना? या फिर मान लो मार्कर पेन है तो मार्कर पेन के लिए इंक यूज किया जाता है बोर्ड पे लिखने के लिए। तो जो इंक है वो एक मटेरियल है, वो कैसा मटेरियल हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे ऑफिस में स्टाफ लोग काम करता है, उनको सैलरी देते हैं, तो ऑफिस का स्टाफ को जो सैलरी मेरा वो जो मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? लेबर। वो भी इनडायरेक्ट लेबर का ही पार्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और ऑफिस का जो रेंट का खर्चा है वो भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितना भी इनडायरेक्ट इन नेचर है ना, वो सबको क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी क्या क्या आ सकता है? सेल्समैन कमीशन, ट्रैवलर्स कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है। जबकि डेप्रीशिएशन और डिलीवरी वैन का जो एक्सपेंसेस है, ये सब कैसा खर्चा हो जाएगा? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब सामान को, बना बनाया सामान को, फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड। ये भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ओवरहेड्स को देखो हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। एक है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है? नेक्स्ट लिखो इसके बाद प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट में 3 तरह का चीज आता है, तीनों डायरेक्ट एलिमेंट आता है। डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है प्राइम कॉस्ट में। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 तरह का चीज आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों का जो सम टोटल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट में हर तरह का ओवरहेड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सारा ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का जो सम टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो सम टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। तो अगर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो हम ये बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में जब ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा या फिर सेल्स मिल जाएगा। क्लियर। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। वैसे ओवरहेड्स के अंदर तीन तरह का ओवरहेड्स हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉपी में फॉर्मेट लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट लिखेंगे, लिखो जो सम्स करने के लिए हमारे लिए रेलिवेंट रहेगा, और आने वाला क्लासेस में और एक क्लास में शायद हम लोग सम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तुम लोग को एक पीडीएफ पूरा कंटेंट मिल जाएगा, तो वहां से तुम लोग चेक कर सकते हो। तो हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले जो हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब जितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, जितना एलिमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया रॉ मटेरियल बनाने के लिए। जैसे देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं। सपोज तुम्हारे पास घर में सुबह में तुम्हारे पास 10 केजी आटा था। ठीक है, सुबह में तुम्हारे पास 10 केजी आटा था, तुमने दोपहर में और 100 केजी आटा खरीदा। क्लियर। रात में तुम्हारे पास सिर्फ 20 केजी आटा बचा हुआ है। तो कितना आटा तुमने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया फिनिश गुड्स बनाने के लिए, 90 केजी। मतलब वो 90 केजी क्या हो गया तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बेसिकली तुमने ये 90 केजी कैलकुलेट कैसे किया था, सुबह का जो 10 केजी का आटा था वो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक था। फिर तुमने दोपहर में जो 100 केजी खरीदा वो परचेज था। मतलब तुमने ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज को क्या किया था, ऐड। और रात में जो बचा हुआ था 20 केजी वो तुमने माइनस कर दिया था, वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक था। मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बेसिक फॉर्मूला होता है या बेसिक तरीका होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, और भी बहुत कुछ रहेगा। तो लिखो पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जो भी रहेगा, उसका अमाउंट को हम लोग आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे। जितना भी अमाउंट दिया रहेगा उसको आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे। इसमें लिख देंगे ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो जितना भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया उसको हम लोग कहां लिखेंगे, इनर कॉलम में। क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करने से हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज होगा, इसलिए ऐड कर दे रहे हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड बहुत सारा खर्चा होता है। जैसे मान लो फ्रेट इनवर्ड, या फिर कैरेज इनवर्ड, या फिर कार्टेज, ये सब एक ही चीज है।
फ्रेट इनवर्ड मतलब उसको ट्रक से लाने का खर्चा। कैरेज इनवर्ड का मतलब रॉ मटेरियल को मार्केट से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। कार्टेज, ये सब चीज एक ही है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ हम लोग क्या ऐड कर दे रहे हैं? फ्रेट इनवर्ड या फिर कैरेज इनवर्ड या फिर कार्टेज को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ हम लोग फ्रेट इनवर्ड या फिर कैरेज इनवर्ड या फिर कार्टेज को ऐड कर दे रहे हैं। सिमिलरली तुम देखो ये ऐड और ये ऐड में लिखने में डिफरेंस है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के साथ ऐड होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ ऐड होगा फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड ओपनिंग स्टॉक के साथ ऐड नहीं हो रहा है, परचेज के साथ ऐड हो रहा है, बिकॉज ये परचेज से रिलेटेड खर्चा है। ना रॉ मटेरियल परचेज करते ना फ्रेट इनवर्ड का खर्चा होता, तो ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो फ्रेट इनवर्ड या फिर कैरेज इनवर्ड या फिर कार्टेज को हम लोग ऐड कर दिए। सिमिलरली इसमें हम लोग और ऐड कर देंगे इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी, नाउ ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। आउटसाइड इंडिया से जब गुड्स इंडिया के अंदर आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। जब गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर आएगा तो क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। जब तक हम इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करेंगे तब तक गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता इन इंडिया। मतलब ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। अगर हमने गुड्स परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो हमको आउटसाइड इंडिया से आ रहा है तो हम लोग को क्या पे करना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर लिखो ऐड में आता है डॉक ड्यूज। डॉक ड्यूज मतलब जब गुड्स शिप से आएगा इंडिया में, तो शिप से जब इंडिया में आएगा तो डॉक पे क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ता है। ठीक है, मतलब गुड्स को क्लियर आउट करवाना पड़ता है, वहां पे जो भी खर्चा लगता है वहां पे उसको जमा करवाना पड़ता है। तो ये परचेज से रिलेटेड, डॉक का मतलब होता है जहां पे शिप आके रुकता है। ठीक है, डॉक इज एन एरिया जहां पे शिप आके रुकेगा। ये देखो एयरपोर्ट होता है ना, वैसे डॉक होता है। क्लियर? तो डॉक ड्यूज या फिर इसको क्लियरिंग चार्जेस बोल सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। नाउ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मतलब अगर हमारा गुड्स मान लो मार्केट से, रॉ मटेरियल मार्केट से फैक्ट्री एरिया तक आ रहा है, और मार्केट से जो फैक्ट्री एरिया है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इस 10 किलोमीटर में कुछ भी हो सकता है। तो सेफ साइड में रहने के लिए हमने क्या करवाया? इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवा लिया। मतलब रास्ते में जब गुड्स आएगा और ट्रक को कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारा सामान को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया उसको कोई डैमेज, अगर डैमेज होता भी है तो कंपनसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या हो गया? रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, इसलिए इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सिमिलरली प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। देखो प्राइमरी पैकिंग क्या होता है, अगर तुम लोग कभी बड़ा बाजार मार्केट विजिट किए होगे, तुमने देखा होगा कि वहां पे जो कपड़ा आता है वो बड़ा बड़ा बस्ता में पैक करके आता है ना। उसमें पूरा बस्ता में ऐसे लोडेड रहता है, पैक्ड रहता है, ऐसे बस्ता पूरा सिलाई किया हुआ रहता है, स्टिच किया हुआ रहता है। तो वैसे करके उसको ट्रक से उतारा जाता है, फिर ट्रक से उतार के उसको गोडाउन में लेके जाया जाता है, फिर गोडाउन से कुछ एक पीसेस को शोरूम में रखा जाता है। और हम लोग जब कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पीस कपड़ा खरीदते हैं, क्लियर, और उसको अच्छा सा पैकिंग रैपिंग करके उसको हम लोग गिफ्ट कर देते हैं। तो तुम देखो पैकेजिंग दो तरह का हो गया, एक हो गया प्राइमरी पैकिंग, सनलाइट से या फिर रेनी सीजन में बारिश से, या फिर मान लो मॉइस्चर से बचाने के लिए जो पैकिंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। और प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो पैकिंग किया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। क्लियर? जिसे तुम समझो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट एक ट्यूब में आता है, जिस ट्यूब में आता है टूथपेस्ट वो ट्यूब क्या हो गया? प्राइमरी पैकिंग। अगर ट्यूब नहीं रहेगा तो पेस्ट हम लोग कैसे खरीदते? तुम एक बार इमेजिन करो, विदाउट ट्यूब पेस्ट कैसे खरीदने जाओगे दुकान में? क्लियर? तो ट्यूब एक ऐसा चीज है जिसमें पेस्ट रहता है और वो उसका प्राइमरी पैकिंग है जो उसको बचाता है।
हर तरह का डैमेज से बचाता है। अगर ट्यूब पे पानी गिर भी गया तो भी पेस्ट के अंदर पानी जनरली नहीं जाता है, तो उसको बचाता है उसको। लेकिन उसका जो रैपिंग होता है, जो बॉक्स होता है जिसके अंदर पेस्ट को डालते हैं, वो उसमें देखना एक वाइट टीथ हमेशा चमकता हुआ तुमको दिखेगा क्लोजअप में, है ना। क्लोजअप का जो बॉक्स आता है उसमें एक वाइट टीथ चमकता हुआ दिखेगा, रेड कलर का रैपिंग होता है। जिन्हें रेड कलर अट्रैक्टिव होता है जनरली, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि दूर से ही दिख के अच्छा लगे प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग होता है प्रोडक्ट को बचाने के लिए, हर तरह से डैमेज से बचाने के लिए प्राइमरी पैकिंग। और सेकेंडरी पैकिंग क्या होता है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। रॉ मटेरियल खरीदने से रिलेटेड जो पैकिंग हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पे प्राइमरी पैकिंग को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल जब हम लोग लेके आएंगे ट्रक में, तो उसको लूज करके नहीं लाएंगे, उसको एक एक पीस करके नहीं रखेंगे। अदरवाइज मान लो ट्रक वाला ब्रेक मारेगा और ट्रक जा रहा था नदी के ऊपर से, मतलब ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, और एक दो पीस ऐसे जंप करके नदी में चला जाएगा। ऐसे कितना सारा ब्रिज क्रॉस करेगा, कितना सारा पीसेस जो है वो चला जाएगा नदी में। जैसे मान लो कोकोनट वाटर, कोकोनट मान लो ट्रक में करके आ रहा है ना। तो जब कोकोनट को ट्रक में करके ला रहा है, तो उसको प्रॉपर तरह से पैकेजिंग करके लाना ज्यादा बेटर है, इंस्टेड उसको लूज लेके आना। तो अगर लूज रहेगा तो वही फिर से वही तरीका होगा, जर्किंग में वो इधर उधर बाहर निकल सकता है, किसी का सर पे गिर सकता है, किसी को फ्री में कोकोनट मिल सकता है, 2-3 कोकोनट नदी में जा सकता है। तो उसको प्राइमरी पैकिंग, उसको बचाने के लिए प्राइमरी पैकिंग करना बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तुम एक चीज नोटिस करना कि सारा खर्चा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। जैसे फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड या कार्टेज एक ही होता है, गुड्स को, रॉ मटेरियल को मार्केट से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक ड्यूज, ठीक है, ये सब क्या हो गया, परचेज करने से रिलेटेड खर्चा है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, सब ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये सारा खर्चा ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हर वो खर्चा जो परचेज से रिलेटेड है, हर वो खर्चा जो परचेज से रिलेटेड है वो ऐड हो जाएगा। तो ये हम फॉर्मेट जो हमने तुमको लिखाया है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। मतलब जितना दिख रहा है इतना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। हम लोग सम्स करते समय उसको देखेंगे कि और क्या आ सकता है। क्लियर। तो हमने ये ऐड का आइटम लिखवा दिया। अब परचेज के साथ ये सब ऐड होके आउटर कॉलम में जाएगा। क्लियर। आउटर कॉलम में जब जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज का जो टोटल अमाउंट है उसको ऐड करके एक फिगर आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा उसके सामने लिख देंगे रॉ मटेरियल स्टॉक अवेलेबल, या मत लिखो, कुछ मत लिखो ही मत, इसमें नहीं लिखना ही बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि आगे अभी और फॉर्मेट आगे और बाकी है, तो बेटर होगा कि मत लिखो, इसको आगे हम लोग दिखा देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब लेस का आइटम में आ जाओ, तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा उसके सामने कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब आ जाओ लेस का आइटम में, तो लेस का आइटम में लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक अनयूज्ड है, ये अभी तक यूज नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस हो जा रहा है क्योंकि अभी तक अनयूज्ड है, ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे ही करके अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस मतलब कुछ सामान, कुछ रॉ मटेरियल चोरी हो गया, कुछ रॉ मटेरियल में आग लग गया, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर देंगे उसको हम लोग, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न टू सप्लायर जिसको हम लोग बोलते हैं परचेजेस रिटर्न या परचेज रिटर्न, वो भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न परचेज का ही पार्ट है, जो हमने रिटर्न कर दिया सप्लायर को, जो हमने यूज नहीं किया, जिसको हमने कंज्यूम नहीं किया, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल वो मटेरियल है जो यूज नहीं हुआ था,
पहले डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसको भी लेस कर देंगे। जनरली ये 3 आइटम आता है, इन तीनों को एक साथ ऐड करके बाहर निकाल के लेस कर देंगे, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रिमेनिंग जो रह जाएगा उसके सामने लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉपी कर लो यहां तक। देखो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंप्यूट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग खुद से करते हैं। देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख देंगे। यहाँ एक रुपीस का कॉलम बना दो, यहाँ लिख दो 90,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 90,000। फिर लिख दो कैरेज इनवर्ड 5,000। कैरेज इनवर्ड 5,000। उसके बाद लिख दो डॉग ड्यूज 4,000। उसके बाद लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। उसके बाद लिख दो इंपोर्ट ड्यूटी 4,500। नेक्स्ट लिख दो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस 5,300। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस 5,300। नेक्स्ट लिख दो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1,200। इसके अलावा लिख दो एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल 800। तो ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के हेल्प से हम लोग क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। एक और आइटम ऐड कर लो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर लो। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000। तो ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है। इस डेटा को हेल्प करके हमको क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप कॉस्ट शीट चैप्टर में, फर्स्ट स्टेप जो हमको सीखना है वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना। तो फिर हम निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आंसर में, सोल्यूशन में हेडिंग दे देते हैं
कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है और उसका अमाउंट को आउटर मोस्ट कॉलम में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट को आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे 90,000। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के साथ ऐड कर देंगे। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,20,000। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग ऐड कर देंगे इनर कॉलम में। अब देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो जो खर्चा है वो सारा खर्चा भी ऐड हो जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितना खर्चा है वो सारा खर्चा भी ऐड हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कैरेज इनवर्ड। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ हम लोग ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड कितना लिखेंगे 5,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ हम लोग ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड लिख देंगे 5,000। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया आउटर मोस्ट कॉलम में 90,000, उसमें ऐड कर दिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड कर दिए कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड के बाद देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डॉक ड्यूज। तो डॉक ड्यूज का मतलब क्या होता है, गुड्स जब शिप से आता है, ठीक है, तो वहां पे डॉक पे क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ता है, जिसके बिना गुड्स को एंट्री नहीं मिलेगा, जिसके बिना गुड्स फैक्ट्री में आ नहीं पाएगा। मतलब ये परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो डॉक ड्यूज कितना हो गया, कितना दिया हुआ डॉक ड्यूज, 4,000। इसके अलावा देखो इंपोर्ट ड्यूटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है इन इंडिया, इंपोर्ट हो रहा है इन इंडिया, तो ड्यूटी पे करना पड़ रहा है, टैक्सेस पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ड्यूटी इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी हम लोग को पे करना पड़ रहा है, ये भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। कितना, 4,500। इसके अलावा तुम देखो क्वेश्चन में इंश्योरेंस इन ट्रांजिट दिया हुआ है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में रॉ मटेरियल जब मार्केट से खरीद के ला रहा है ट्रक के थ्रू फैक्ट्री एरिया तक, तो इन ट्रांजिट रास्ते के लिए इंश्योरेंस करवा लिए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितना, 1,200। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1,200। इसके अलावा तुम देखो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस दिया हुआ क्वेश्चन में, 5,300 प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। ऐड का और कोई आइटम नहीं है, बस इतना ही ऐड का आइटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा एक्सपेंसेस परचेज से रिलेटेड है, इन सबको ऐड कर लेंगे। 1,20,000 और 5,000, 4,000, 4,500, 1,200, 5,300, कितना आ रहा है ऐड करके, 1,40,000। मतलब हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया, सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट 1,20,000 था, और अदर खर्चा मिला के टोटल खर्चा हो गया, टोटल रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट हो गया 1,40,000। तो ऊपर का 90,000 और 1,40,000 ऐड करने पे कितना आ रहा है, 2,30,000। ठीक है,
इससे हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 80,000। ये वो रॉ मटेरियल है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर देंगे 80,000। क्लियर? इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है मटेरियल का, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 800। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल मतलब या तो गुड्स डैमेज हो गया, जल गया, उसको भी लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल 800। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल 800। और तो कुछ लेस का आइटम नहीं है, रिटर्न टू सप्लायर नहीं है, तो 80,800 यहां से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 80,800 यहां से लेस कर देंगे, तो 2,30,000 में से जब 80,800 माइनस हो जाएगा तो कितना आ रहा है? 1,00,000 1,49,000। तो ये जो 1,49,200 आया, इसके सामने लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर।